नमस्कार, खबरें अभी तक की खास पेशकश 24 की खबर में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुमताज खान। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम 2024 के हवाले से तमाम अहम सियासी खबरों पर बारीकी से नजर रखते हैं और तमाम तफसील आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम 24 की खबर की। राजस्थान के देवगढ़ में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि एक ऐसी पार्टी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। बता दें आपको कि इन दिनों सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज चेहरे राजस्थान और उन बाकी के 4 राज्यों में मौजूद हैं, जहां कुल मिलाकर चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में सभी अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। को लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से। जयपुर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 6 महीनों से मैंने पूरे राजस्थान का दौरा किया है और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही। क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह के बेटे में कौन सी योग्यता है जिसे उन्होंने बीसीसीआई सचिव बनाकर रखा है। अमित शाह अपने बेटे के बारे में बताइए कि उसमें कौन सी योग्यता है। बता दें आपको कि चुनाव का मौसम है और ऐसे में एक दूसरे पर लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से परिवारवाद को बढ़ावा देने को लेकर अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इस बीच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह से सवाल पूछा है कि उनके बेटे जय शाह में कौन सी काबिलियत है जिसके दम पर उन्होंने अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया है। तो इल्जाम और वार पलटवार का सिलसिला इस चुनाव में लगातार जारी। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है। इधर जयपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तो प्रतियोगिता है कि कौन ज्यादा निकम्मा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट सबसे बड़े निकम्मे हैं। सचिन पायलट बोलते हैं कि अशोक गहलोत ज्यादा निकम्मे हैं। ये तो निकम्मों की प्रतियोगिता चल रही है। बता दें आपको कि इन दिनों हर कोई उन चुनावी राज्यों पर बयानबाजी कर रहा है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं आइंदा एक आध दिनों में, और इसी को लेकर तमाम सरगर्मियां तेज है। अब ये ताजा बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का सामने आया है। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दरअसल इस बात को लेकर मुकाबला है कि दोनों में से कौन ज्यादा निकम्मा है। वो लोग का तो कंपटीशन है, कौन ज्यादा निकम्मा है। गहलोत बोल रहा है पायलट सबसे निकम्मा है, पायलट बोलता है गहलोत सबसे निकम्मा है। वो तो निकम्माओं का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा निकम्मा है। इधर जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को विधानसभा स्तर पर रखा जाए। भाजपा हमारी 10 गारंटियों पर बहस करे, उसकी कमियां बताए, लेकिन राजस्थान में उस पर बहस नहीं हो रही। जितने नेता आते हैं शाम से सुबह तक एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। यह हिंसात्मक भाषा है। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रोको, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है,
हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है, चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल होती है या नहीं होती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करती है। प्रधानमंत्री पर किए गए सियासी वार पर भी अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। बता दें आपको कि चुनाव के मौसम में हर कोई एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से जवाब मांगा है और इल्जाम रखे हैं कांग्रेस पर कि आप धर्म और जाति की राजनीति करते। कांग्रेस जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटकर अंग्रेजों की तरह सत्ता हथियाने के हर तरह के प्रयास करती है। कभी मोदी जी को घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग करके केवल एक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में एक आपत्तिजनक बात है। लेकिन जितनी बार इन्होंने मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राजस्थान के चुनाव को देखते हुए अपनी राय रखी। कांग्रेस पर बरसते हुए अनिल विज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लपेटे में लिया। दरअसल अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी पर बोलते हुए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो राजस्थान को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर बेहद तेज है। कांग्रेस पर सियासी वार किया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। देखिए, राजस्थान में तो कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से हार गई और गहलोत जी को कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में तो कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से। राजस्थान पर हर पार्टी का फोकस है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच वार पलटवार जारी था और इसी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सोते जागते मोदी जी याद आते हैं। अनिल विज ने यह भी कहा कि मुझे राहुल गांधी की समझ पर तरस आता है। बता दें आपको कि इन दिनों राजस्थान के रण में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी जी को तो सोते जागते मोदी जी और अडानी नजर आते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी नोट बंद कर देते हैं और अडानी ले जाता है। जो नोट बंद हो गया उसको कोई कैसे ले देगा? जो बंद ही हो गया नोट, उसको कोई कैसे ले देगा? लेकिन मुझे राहुल गांधी जी की समझ पर तरस आता। तो राहुल गांधी को बीजेपी नेता चौतरफा घेर रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी के पीएम को लेकर पनौती वाले बयान पर बोलते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वो अपनी मर्यादा भूल गए। तर्क रखने चाहिए, सभ्य भाषा के साथ असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वही चुनावों पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उनकी पूरी तैयारी। अब जिस प्रकार मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे बोलने के बाद, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा है। हमें अपना तर्क मजबूत करना चाहिए, लेकिन भाषा में संयम रखना चाहिए, सभ्य भाषा बोलनी चाहिए। देखिए, अब जिस प्रकार मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे बोलने के बाद, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा है। हमें अपना तर्क मजबूत करना चाहिए, लेकिन भाषा में संयम रखना चाहिए, सभ्य भाषा बोलनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता तुष्टीकरण करते हैं। हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था। जाति जनगणना कराने का फैसला हमारा है और हमारी सरकार आने के बाद इसे कराया जाएगा।
तो एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं कांग्रेस और बीजेपी। खासतौर से अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें की। वो लोग तुष्टीकरण करना, पोलराइज करना उनका काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजेश पायलट का बदला राजस्थान में नहीं, उसमें नहीं जाता। राहुल गांधी जी के ओबीसी को क्या भूमिका है? राहुल गांधी जी की ओबीसी को लेकर क्या भूमिका है? क्या सुने आप, क्या सुने हैं उसके बारे में? देखो, जाति जनगणना कराना ये हमारा निर्णय है, इसीलिए वो करेंगे हमारी सरकार। जब देवगढ़ में चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि मैं जब जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर भी कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर मुझे नहीं दिखाई दी। गहलोत जी और शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, लेकिन खड़गे जी की तस्वीर मुझे नहीं दिखाई दी। तो कांग्रेस अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री ने अपना मौकिफ साफ किया, उन्होंने तमाम बातें कही। उनका कहना है कि रोड शो के दौरान उन्हें कहीं भी कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर नजर नहीं आई। अध्यक्ष है, मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि यहां की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा की सरकार राज्य में स्थापित होगी। किसान और राजस्थान की जनता के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उसका बदला यहां की जनता लेगी। तो उन्होंने जमकर कांग्रेस की आलोचना की, कांग्रेस की मजम्मत की। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार जोरों पर है राजस्थान में। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार बंद होना है, लेकिन इस बीच ये बयानबाजियां तेज में हुआ जो भ्रष्टाचार है और जो घोषणा जब यहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों को कर्ज माफ करेंगे 10 दिन में। 5 साल हो गए, अब तक किसानों को कुछ मिला नहीं। इसीलिए इस किसानों के साथ, इस राजस्थान की जनता के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इसका बदला इस चुनाव में ये राजस्थान की जनता लेगी। देश की राजनीति में नेशनल हेराल्ड का मामला खूब गूंज रहा है और इसी मामले पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। वहीं अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जांच एजेंसी का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। कांग्रेस ने काले कारनामे कर रखे हैं। नेशनल हेराल्ड में जिस तरह चंदा डाइवर्ट किया गया, हरियाणा में भी जिस तरह हुड्डा ने एक हुड्डा का प्लॉट देकर अपने बेटे दीपेंद्र को उसका डायरेक्टर बना दिया, इन सभी मामलों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। जांच एजेंसियां का पहली बार सदुपयोग हो रहा है। जो तुमने काले कारनामे कर रखे हैं, अब जा तो बता दो वो काले कारनामे नहीं हैं। जो काले कारनामे कर रखे हैं और एजीएल में और नेशनल हेराल्ड में जो जिस प्रकार से तुमने पार्टी का चंदा इसमें डाइवर्ट किया, और हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारा विश्वास है कि आने वाले 25 सालों में जब हम अमृत काल में आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, तब भारत एक विकसित देश होगा। इस विकास यात्रा में तेलंगाना के लोग जुड़ना चाहते हैं। ईमानदार सरकार के साथ तेलंगाना में भी इस बार परिवर्तन आएगा। तेलंगाना में भी लोगों की आमदनियां, लोगों को नए अवसर ईमानदार सरकार के साथ मिल सकते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बीसी कम्युनिटी से आने वाला, बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाला भाजपा का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में तेलंगाना में देगा। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग प्रकार से तेलंगाना की सेवा की। कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पे किसकी सरकार।
तेलंगाना में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यहां की बीआरएस सरकार ने जो असंवैधानिक आरक्षण दिया है वो हटाया जाना चाहिए। संवैधानिक तौर पर किसी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मैं एक बात जरूर बता देता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो यहाँ के सरकार ने दिया है उसको हटाना चाहिए और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया नहीं जाता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, बल्कि हमने जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है यानी आर्थिक नीति पे जो रिजर्वेशन पहली बार इस देश में किसी ने सोचा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन, एडिशनल रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर। पराली का मुद्दा सीजनल मुद्दा बनता जा रहा है। चुनाव के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस मुद्दे पर आमने सामने होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा में किसानों को हर साधन उपलब्ध करवाए, किसानों को हमने पराली से लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को भी ये सब करना चाहिए। अगर पंजाब भी ये सब कर ले तो किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़े। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हमने जो काम किए हैं वो जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए, बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथेनॉल बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं। अब एकदम ये तो पता नहीं, लेकिन कई लाइसेंस लोग दे चुके हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या गठबंधन सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी पैरवी की है। हम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट मामले को देखने वाला है। लेकिन कोर्ट ने जो बातें हटाई हैं वो सेक्शन 14, सेक्शन 16, 19 आर्टिकल, नॉट सेक्शन, क्या बोलते हैं, आर्टिकल, हाँ, संविधान के नाते से उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम उसको एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते से हम अपने प्रदेश के युवाओं को पहले रोजगार देंगे, ये हम उसमें प्लीड करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देखने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक निर्णय है, उसके ऊपर निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। हमने अपनी ओर से एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद कुछ लोग चले गए। अब जो जाते हैं कोर्ट में वो हमारे कहने पर नहीं। हरियाणा की राजनीति में जहरीली शराब का मुद्दा खूब छाया रहा। इस मुद्दे को विपक्ष चुनाव तक घसीटना चाहता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहरीली शराब मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। जहरीली शराब मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आरोपियों को डिफाल्टर घोषित किया गया है, आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया। दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है, विषय तो वो है ही है। साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस। तो हरियाणा में जहरीली शराब के मामले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। विपक्ष ने इस मामले पर खूब राजनीति की और सत्ता पक्ष पर कई सवाल डाले। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। जहरीली शराब मामले पर बोलते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है, ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार है, वहीं कुछ स्वार्थी लोगों के कारण कई लोगों की जान चली गई। देखिए, उसके लिए एसआईटी गठित कर रखी और उसमें मैक्सिमम लोगों को गिरफ्तार सरकार ने कर लिया। पुलिस ने मैक्सिमम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जो भी उसमें दोषी होगा किसी को बख्शा। गलती किसकी? नहीं, देखिए, गलती तो कुछ लोग इतने स्वार्थी और अपने स्वार्थ में इतने अंधे जाते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता
और उन्होंने जो भी काम किया वो बेहद गलत और बुरा किया और हम उसकी जांच कर रहे हैं। देखिए उस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दयालु स्कीम के बारे में जानकारी दी और 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लाभार्थियों के खाते में डाली। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाख। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के शक्ति प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सब ओपन हो चुका है, राजनीति सबको समझ में आती है। चढ़ूनी पर बोलते उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ा, आज भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा और ये अब साफ हो चुका है। आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन किया था किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, उसी पर मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया का इजहार कर रहे थे तो सीएम ने किसान नेता पर तंज कसा। देखिए आपको भी पता है, सब ओपन हो चुका है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, आज भी वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो भी कहते हैं हाँ किसानों को अपना एक दल बना के राजनीति करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। राजनीतिक चीज़ों को किसी भी नाम से आप करेंगे, राजनीति सबको समझ में आती है, आपको भी आती है, हमको भी आती है। देखिए ये आपको भी पता है, सब ओपन हो चुका है। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, आज भी वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो भी कहते हैं हाँ किसानों को अपना एक दल बना के राजनीति करनी। तो 2024 में क्या किसान नेता भी फुल टाइम नेता बनने जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जन आक्रोश रैली की और इसी को लेकर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में गुरनाम चढ़ूनी की चर्चा होने लगी है। इसी मामले को लेकर बाकी किसान नेता चढ़ूनी पर बातों ही बातों में निशाना साध रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रतन मान ने भी ऐसा ही कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, शक्ति प्रदर्शन करना सबका अधिकार है देश में, सब रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी को मनाही तो है नहीं। और कौन किसका मना करे, क्यों करे, करें। चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ये तो क्या लगता है आपको, नई पारी की भी शुरुआत की जा सकती है? भाई वो तो वो बतावेगा, वो तो जो सा प्रदर्शन कर रहा है उससे पूछा जाएगा। नई पारी कर रहा, पुरानी पारी कर रहा, पंजाब में भी हुई थी पारी, तो अब जो पारी करे उस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मथुरा और वृंदावन हमारी सरकार के प्रथम एजेंडे में है। सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए मथुरा और वृंदावन में नया नगर निगम बनाया गया है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मथुरा और वृंदावन दौरे के फैसले के बाद ये तमाम बातें डिप्टी सीएम ने कही। कि मथुरा वृंदावन हमारी सरकार के प्रथम एजेंडे में है, सर्वांगीण विकास प्राथमिकता में है, इसीलिए मथुरा वृंदावन नया नगर निगम बनाया गया। लोगों की आकांक्षा है कि वो ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको बेहतर से बेहतर हम वर्ल्ड क्लास के। मथुरा वृंदावन हमारी सरकार के प्रथम एजेंडे में है, सर्वांगीण विकास प्राथमिकता में है, इसीलिए मथुरा वृंदावन नया नगर निगम बनाया गया। लोगों की आकांक्षा है कि वो ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। जम्मू कश्मीर सरकार के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से 2019 के बाद यहाँ उपराज्यपाल का शासन लगाया, तब जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला उससे ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ना कोई अदालत, ना कोई वकील, ये खुद ही वकील और जज बनकर फैसला सुनाते रहते हैं। तो काफी तीखे वार करती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार जब से 2019 के बाद, जब से गवर्नर साहब का रूल आया है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का,
जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं? तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर। इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।